इंडिया में एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष में एडमिशन कैसे मिलता है? काउंसलिंग क्या है और ये कैसे होती है? सरकारी कॉलेज में सीट कैसे मिलेगी? कम फीस की सेमी गवर्नमेंट सीट कैसे मिलेगी? या फिर प्राइवेट या डीम्ड कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा? रिजर्वेशन का लाभ कहाँ कहाँ मिलता है? इसके साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है और आपको काउंसलिंग के लिए कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट तैयार करनी है, दूंगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। फिलहाल जो आपको मैं डेटा देने जा रहा हूं ये 2023 पर आधारित है। अगर 2024 में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो अपडेटेड डाटा क्लैरिटी के साथ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही एक्सक्लूसिव, यूनिक और क्लियर इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते हैं। डेटा बेस्ड ट्रेंड एनालिसिस भी लेकर आते हैं, जिससे आपके कॉलेज चुनने का जो आपका सफर है वो आसान हो जाए। एक बात याद रखिएगा, बदलाव का दौर है, हर साल नियमों में बड़े बदलाव आ रहे हैं। फिलहाल नीट ही एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसके बेसिस पर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस या बाकी के जो आयुष के कोर्सेस हैं वहां पे एडमिशन होता है। एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी और रिजल्ट पब्लिश करने की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के पास होती है। इसके बाद काउंसलिंग की जिम्मेदारी दूसरी एजेंसीज के पास है। उसके बारे में भी जान लेते हैं। काउंसलिंग क्या है पहले वो बता देता हूं। काउंसलिंग बेसिकली एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पे नीट के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं, फिर उनकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और इसके बाद उनकी मेरिट के हिसाब से और उनके चॉइसेस को ध्यान में रखते हुए उन्हें कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं। फिलहाल एमबीबीएस, बीडीएस में एडमिशन का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है नीट की काउंसलिंग। कोटा चाहे जो भी हो, आप मेरिट से सीट लें, मैनेजमेंट कोटे की सीट लें या फिर आप एनआरआई कोटे की सीट लें, आपको जो एडमिशन मिलना है वो काउंसलिंग के थ्रू ही मिलना है। तो डायरेक्ट एडमिशन जैसी कोई भी चीज अब एमबीबीएस में नहीं रह गई है, इस बात का ध्यान रखेंगे। काउंसलिंग के मुख्यतः दो पार्ट हैं। पहला है सेंट्रल काउंसलिंग और दूसरा है स्टेट काउंसलिंग। सेंट्रल काउंसलिंग क्या है? मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि एमसीसी अपनी वेबसाइट mcc.nic.in पर सेंट्रल काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। क्या होता है इसमें? ये 100% ऑनलाइन है, यानी कि जो प्रक्रिया है वो पूरी कंडक्ट होती है। यहाँ पे कैंडिडेट्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं। कौन सी सीट्स के लिए? ऐसी सीट्स के लिए जो ऑल इंडिया कोटे में ओपन होती हैं। जैसे कि इसमें 15% ऑल इंडिया कोटा होता है, यानी कि देश में जितने भी राज्य हैं वहां जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं उनकी टोटल सीट्स की 15% सीट्स आकर यहाँ पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जैसे एम्स है, इनकी 100% सीट्स, बीएचयू है, इनकी 100% सीट्स, एएमयू और जिपमर की 50% सीट्स जो ऑल इंडिया कोटे में होती है, जिसपे हर एक राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी यहाँ होती हैं। हालांकि एएमयू और जिपमर की जो बाकी बची हुई 50% सीट्स हैं जो इनका इंटरनल कोटा होता है, इसकी काउंसलिंग भी यहीं से कंडक्ट होती है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजेस हैं और आईपीयू के 2 कॉलेजेस हैं। इन चारों कॉलेजेस के लिए 15% के साथ साथ 85% का जो स्टेट कोटा है वो भी यहीं पर कंडक्ट होता है। ईएसआईसी में जो इंश्योर्ड पर्सन हैं उनकी काउंसलिंग भी यहीं से होती है। जामिया का जो बीडीएस कॉलेज है उसकी काउंसलिंग भी यहीं से होती है। इसके साथ साथ जितने भी डीम्ड कॉलेजेस हैं इनके 100% सीट की काउंसलिंग यहीं से होती है। रिजर्वेशन की बात की जाए तो ओबीसी को 27% सीट्स दी गई हैं, ईडब्ल्यूएस को 10%, एससी 15%, एसटी 7.5% और इनके साथ साथ पीडब्ल्यूडी को 5% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है। आयुष के लिए भी ऑल इंडिया कोटे में 15% सरकारी सीट्स होती हैं, हर एक राज्य में जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी। इसके साथ साथ जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं आयुष की, उनकी 100% काउंसलिंग यहीं से होती है। लेकिन इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वेबसाइट है, वो अलग है। एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी इसको कंडक्ट कराती है और जो वेबसाइट है वो है AACC.gov.in। बीएमएस के साथ साथ बीएसएमएसओ, बीयूएमएसओ, बीएचएमएसओ, इन सब की काउंसलिंग भी यहीं से कंडक्ट होती है। अब बात कर लें स्टेट काउंसलिंग की, तो आपके राज्य में जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं एमबीबीएस के और आयुष के, उनमें से 15% सीटें चली गई थी ऑल इंडिया कोटे में। अब जो बाकी सीटें बच गई हैं उन 85% सरकारी सीट के लिए
और वहां पे जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी 100% सीट्स के लिए उस स्टेट की एक काउंसलिंग अथॉरिटी होती है, वो काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। ये काउंसलिंग ऑनलाइन भी होती है और इसका कुछ हिस्सा ऑफलाइन भी होता है। जैसे कई सारे स्टेट में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है। एमसीसी की अगर बात करें, जो सेंट्रल काउंसलिंग की हम बात कर रहे थे, तो वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता। एक बार आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी तो कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट होता है। लेकिन स्टेट में हर एक राज्य के काउंसलिंग के नियम अलग हैं, तो ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। जब आप स्टेट का काउंसलिंग ब्रोशर पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। अब आपको बता दूं कि सरकारी सीट कैसे मिलेगी, तो इसके दो ही ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि आप सेंट्रल काउंसलिंग करेंगे और वहां से आपको सीट मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज जो दूसरा ऑप्शन है वो आपके स्टेट कोटे की काउंसलिंग का है। इन दोनों को छोड़ दें तो सरकारी सीट के लिए कोई भी तीसरा ऑप्शन मौजूद नहीं होता। आप सिर्फ और सिर्फ आपके होम स्टेट, जो आपका डोमिसाइल्ड स्टेट है, वहीं से आप स्टेट काउंसलिंग के लिए सरकारी सीट्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप किसी दूसरे राज्य में जाके सरकारी सीट क्लेम नहीं कर सकते। कुछ सेमी गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, ये ऐसी सीट्स हैं जिन पे प्राइवेट कॉलेजेस में सरकार का अनुदान प्राप्त होता है, या फिर वो सीट्स पे फीस जो है वो सरकार नियंत्रित करके रखती है। तो कहीं 15,000, 60,000, 1 लाख से 4 लाख तक इन पे फीस होती है। लेकिन यहाँ भी वही नियम लागू होता है कि इन सीट्स को क्लेम करने के लिए एक तो आपके पास मेरिट होनी चाहिए और दूसरा आप उस स्टेट के डोमिसाइल होने चाहिए। तो साउथ इंडिया में जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी बेनिफिट है सेमी गवर्नमेंट सीट्स की, लेकिन दुर्भाग्य से नॉर्थ के स्टेट्स में इसकी सुविधा नहीं है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो तब क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे आपके पास कई विकल्प हैं। सबसे पहला विकल्प है सेंट्रल काउंसलिंग, जो एमसीसी कंडक्ट करा रही है। वहां डीम्ड कॉलेजेस की सीट्स हैं। एमसीसी की काउंसलिंग में किसी भी स्टेट के प्राइवेट कॉलेज की कोई भी सीट नहीं होती है, यह बात ध्यान रखिएगा। तो डीम्ड की सीट आप यहां से क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो होम स्टेट है वहां पे जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी 100% सीट्स जो है वो स्टेट कोटे में होंगी, आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन है, आप दूसरे ऐसे स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं जो ओपन है। ओपन होने का मतलब क्या है? हर एक राज्य अपने कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स को दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए भी ओपन कर देता है, तो इन्हें हम ओपन स्टेट कहते हैं। कई राज्य ऐसे भी हैं जो अपने यहाँ की प्राइवेट कॉलेजेस की सीट दूसरे राज्य को नहीं देते, तो इनको हम क्लोज स्टेट कहते हैं। तो कई सारे ओपन स्टेट्स हैं और इस पर भी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो कि वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, फीस कितनी है, कट ऑफ क्या रहती है, हमारे चैनल पे मौजूद है, तो वहाँ से आप और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम काउंसलिंग के आसपास ही रखेंगे। जो आपकी कैटेगरी है उसके रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो ज़्यादातर दूसरे स्टेट्स में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ माइनॉरिटी की सीट्स जरूर हैं। और डीम्ड की भी अगर बात करें तो यहाँ कुछ मुस्लिम माइनॉरिटी के, कुछ जैन माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में कुछ क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं, सिख माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं, तो इसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप हमारे ओपन स्टेट का वीडियो देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब आपको एक जरूरी सलाह दे देता हूं। कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या कई बार खुद एनटीए हो, इनके माध्यम से आपका डेटा लीक हो जाता है, यानी कि जो आपका फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, वो पब्लिक हो जाती है। बहुत सारे फोन कॉल और एसएमएस आ सकते हैं। कम नीट स्कोर पर आपको कम बजट का वहां पे वादा मिलेगा, आश्वासन मिलेगा और कई बार कई तरीके के कोटे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सेंट्रल पूल कोटा है, गवर्नर कोटा है, मिनिस्टर कोटा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो हर एक स्टेट में ऑनलाइन है। स्टेट काउंसलिंग में कुछ हिस्सा जरूर ऑफलाइन होता है, लेकिन कुल मिला के पूरी प्रक्रिया को देखा जाए तो कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है इसकी एक मेरिट लिस्ट जारी होती है। जब अलॉटमेंट आती है तो अलॉटमेंट लिस्ट जारी होती है और इन सब के बाद जब एडमिशन हो जाता है तो ज्वाइंट कैंडिडेट की भी एक लिस्ट जारी होती है। ऐसे में बिना मेरिट के आपको एडमिशन नहीं मिल सकता, चाहे सरकारी कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, मैनेजमेंट कोटा हो या फिर एनआरआई कोटा हो। जो भी होना है वो थ्रू काउंसलिंग होना है। तो आपके नीट के स्कोर को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए आपको क्या करना है? आपको कॉलेजेस की एक लिस्ट बना लेनी है। अगर सरकारी कॉलेजेस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ऑल इंडिया कोटे से एक लिस्ट बना लेंगे कि ऐसे कितने कॉलेजेस हैं जो आपको लेने चाहिए।
स्टेट कोटे में आपके यहाँ जितने कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट भी साथ में बना लेंगे। प्राइवेट के लिए तैयारी कर रहे हों तो अपने स्टेट के कॉलेज के साथ साथ जो दूसरे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अच्छी एकेडमिक्स है, जहाँ अच्छे कॉलेजेस हैं और अगर वो ओपन हैं तो उनके लिए भी आपको एक लिस्ट बना लेनी है और उसके लिए पूरी प्लानिंग कर लेनी है कि आपको काउंसलिंग में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है। काउंसलिंग की प्रक्रिया की आपको विस्तृत जानकारी रखनी है और प्राइवेट कॉलेज के लिए खासकर आपको ये कोशिश करनी है कि मैक्सिमम ओपन स्टेट को लेकर चलें। हालांकि वहां पे बैलेंस बनाना जरूरी होता है। क्योंकि अगर एक साथ 2-3 अलॉटमेंट आ गई तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान हो सकता है। क्या है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट? काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो ये श्योर करने के लिए कि आप अलॉटमेंट के बाद सीट न छोड़ दें, आपको वहां पे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए प्राइवेट के लिए और सरकारी के लिए 10,000 से लेकर 30,000 रुपए तक की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है। ज्यादातर राज्यों में जो राउंड 1 होता है वो फ्री एग्जिट होता है। सेंट्रल काउंसलिंग में भी जो राउंड 1 है वो फ्री एग्जिट है। फ्री एग्जिट का मतलब ये है कि अगर आपको सीट अलॉट हुई और आपने उसे छोड़ दी तो जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सुरक्षित रहेगी। लेकिन राउंड 2 हो या फिर राउंड 3 हो या इसके बाद के राउंड हो, इस दौरान अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त हो जाती है। कई बार आपको अगले राउंड में फिर से मौका मिलेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट को फिर से भर के पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ज्यादातर राज्यों में सिर्फ राउंड 1 ही फ्री एग्जिट है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान न हो इसके हिसाब से आपको कॉलेजेस की चॉइसेस फिल करनी होती हैं। चॉइसेस फिल करने के लिए कोई भी लिमिट नहीं होती, आप मिनिमम एक चॉइस भी भर सकते हैं या फिर जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन सब को भर सकते हैं। लेकिन सलाह ये देता हूं कि सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को चुनना चाहिए जिनके बारे में आपको जानकारी हो, ताकि अगर वो अलॉट हो जाएं तो आप वहां पे एडमिशन ले सकें। अगर पूरी काउंसलिंग के दौरान आपको एडमिशन ही नहीं मिलता या फिर अगर आपको राउंड 2 के बाद सीट अलॉट होती है और आप एडमिशन ले लेते हैं, तब आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फिर आपके अकाउंट में वापस आ जाती है। चलिए पूरा प्रोसीजर एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। जब भी नीट का रिजल्ट आएगा इसके बाद धीरे धीरे नोटिफिकेशंस आती हैं। सेंट्रल काउंसलिंग हो या फिर स्टेट काउंसलिंग हो, उनकी एक वेबसाइट है, उस पर आपको जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की कुछ फीस होती है, 1,000 रुपए, 1,500, 2,000, 5,000, किसी राज्य में 10,000 भी है, तो वो आपको जमा करनी होती है। इसके बाद जिस स्टेट में सिक्योरिटी डिपॉजिट है आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना होगा। साउथ के कई स्टेट ऐसे हैं जहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगती है, तो अगले स्टेप पे चले जाएंगे। अगला स्टेप क्या होता है? कई सारे स्टेट काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सेंट्रल में एमसीसी में नहीं होता, लेकिन कई सारे स्टेट काउंसलिंग ऐसे हैं जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होता है। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिसमें ऑनलाइन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आपको पूरी करनी होती है। इसके बाद मेरिट लिस्ट आती है, इसके बाद चॉइस फिलिंग शुरू होती है और चॉइस फिलिंग करते समय आपको अपनी पसंद के हिसाब से कॉलेजेस को क्रम में सजाना होता है। यहाँ भी एक बड़ी कंफ्यूजन होती है। कई सारे कैंडिडेट जिनका स्कोर कम होता है वो ये सोचते हैं कि ऐसे कॉलेजेस जिनकी कट ऑफ कम है उनको अगर हम ऊपर रख देंगे तो उस कॉलेज के अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और कई सारे वीडियोज यूट्यूब पे ऐसे भी हैं जो इसी भ्रम को बढ़ावा देते हैं। वो गलत बातें सिखाते हैं बच्चे को कि जिसकी भी कट ऑफ कम होगी उसको ऊपर रखने से उसके चांसेस बढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक एक करके जितने भी रैंक हैं उनके चॉइसेस को कंप्यूटर प्रोसेस करता है और आपकी मेरिट के हिसाब से जब भी आपका नंबर आएगा तो वो सबसे पहले आपके नंबर 1 प्रायोरिटी को देखेगा। उस हिसाब से अगर सीट मौजूद होगी तो आपको मिलेगी, नहीं मौजूद होगी तो आपकी अगली प्रायोरिटी पे चले जाएगा। तो काउंसलिंग किस तरीके से होती है स्टेप बाय स्टेप मैं डिटेल्ड वीडियो एमसीसी के लिए और स्टेट काउंसलिंग के लिए जब समय आएगा तो आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना जानना है कि जब भी चॉइस फिलिंग करेंगे तो ये मान के करेंगे कि अगर आपका रैंक बहुत अच्छा होता और आपको सारे कॉलेजेस मिलते तो आप किस क्रम में उन कॉलेजेस को सजाते। कॉलेज चुनते समय कॉलेज की एकेडमिक्स का जरूर ध्यान रखिएगा। क्वालिटी कैसी है, हॉस्पिटल कैसा है, लोकेशन भी देख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप देखें पीजी बेनिफिट वहाँ पे कैसा है। ज़्यादातर राज्यों में अगर आप वहाँ पे जाके एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस से करते हैं तब आपको पीजी के लिए वहीं का डोमिसाइल मिल जाता है। डीम्ड के मामले में ये एक समान लागू नहीं होता। कई सारे राज्य ऐसे हैं जो अपने यहाँ पे सिचुएटेड डीम्ड कॉलेज से पढ़ने पे आपको डोमिसाइल का बेनिफिट देते हैं और कई सारे स्टेट नहीं भी देते हैं। चलिए इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि लास्ट ईयर उस कॉलेज में कट ऑफ क्या था। तो उस कट ऑफ से आप एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं, लेकिन बहुत डीपली कभी भी लास्ट ईयर की कट ऑफ को फॉलो मत करिएगा।
हर एक साल एक नया ट्रेंड होता है जो उस साल के सिचुएशन पे, उस साल के स्कोर वर्सेस रैंक पर बेस्ड होता है। तो एक अच्छी प्लानिंग होगी तभी एक अच्छे कॉलेज तक आप पहुंच पाएंगे। रही बात चॉइस फिलिंग की, तो सरकारी कॉलेज के लिए प्रयास कर रहे हो तो ऑल इंडिया कोटे में 350 हो, 400 हो या 450 हो, जितने भी कॉलेजेस होंगे इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस बना के मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक साल आप कैंडिडेट्स को देता हूं। इस बार भी दूंगा, आगे भी देता रहूंगा। तो ऑल इंडिया कोटे की चॉइस फिलिंग और आपके स्टेट में जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं उनकी चॉइस फिलिंग तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे मिल ही जाएगी। काउंसलिंग का जो सीक्वेंस है एक बार आपको वो बता देता हूं। जैसा कि मैंने बताया, एक सेंट्रल काउंसलिंग है, दूसरी स्टेट काउंसलिंग है। तो जब शुरुआत होगी तो सबसे पहले एमसीसी सेंट्रल काउंसलिंग का राउंड 1 कराएगा। वो जब खत्म होगा तो फिर स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 कंडक्ट होगा। इसके बाद फिर से एमसीसी का राउंड 2 होगा, फिर स्टेट का राउंड 2 होगा, इसके बाद एमसीसी का राउंड 3 होगा, फिर स्टेट का राउंड 3 होगा। इसके बाद भी सीटें रहती हैं तो एमसीसी स्टे राउंड कराएगा और इसके बाद फिर स्टेट भी अपना चौथा राउंड, जिसे हम स्टे राउंड के नाम से जानते हैं, उसे कंडक्ट कराएगा। फिर भी सीटें बच जाती हैं तो स्पेशल स्टे राउंड होता है, फिर से पहले एमसीसी कराएगा और इसके बाद स्टेट कराएगा। अगर आपको सीट मिल जाती है, आप उसे ज्वाइन कर लेते हैं, तब भी आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए विलिंगनेस देनी होती है अपग्रेड की। एमसीसी की बात करें तो राउंड 1 में एडमिशन लेने के बाद आप राउंड 2 में एक बार अपग्रेड कर सकते हैं। राउंड 2 के बाद भी आप राउंड 3 में एक और बार अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो राउंड 3 होता है वो फाइनल राउंड होता है। इसके बाद आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। अपग्रेडेशन की यही व्यवस्था ज्यादातर स्टेट्स में भी लागू है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स में आपको अपग्रेड का सिर्फ एक ही मौका मिलता है। चलिए, एक सुप्रीम कोर्ट का रूल है वो भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर आपने ऑल इंडिया कोटे से राउंड 3 में कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, मैं एडमिशन लेने की बात कर रहा हूं, अलॉटमेंट हुआ, आपने छोड़ दिया, तब तो वहां पे आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो गई। आप फिर से चौथे राउंड में जाके सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट मिली, आपने जाके एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली, तब आप इसके बाद कॉलेज नहीं छोड़ सकते। फिर भी छोड़ देंगे तब क्या होगा, आप उस साल की सभी तरीके की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। यानी कि आप एमसीसी का 4th राउंड भी नहीं कर पाएंगे और आप अपने स्टेट की काउंसलिंग का 3rd राउंड भी नहीं कर पाएंगे। और बिल्कुल यही कंडीशन स्टेट पर भी लागू होती है। यानी कि आप अपने स्टेट की राउंड 3 की काउंसलिंग में अलॉटेड सीट पे एडमिशन ले लेते हैं, तब आप स्टेट के अगले राउंड से बाहर हो गए। इसके साथ साथ एमसीसी का जो स्टे राउंड होगा उससे भी बाहर हो जाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि राउंड 3 जब एमसीसी कंडक्ट कराता है तो उसके बाद ज्वाइंट कैंडिडेट की एक लिस्ट पब्लिश कर देता है और उसके बाद जब आपके स्टेट में राउंड 3 होता है तो उसमें से उन सभी कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाता है जो कि एमसीसी के राउंड 3 में एडमिशन ले चुके हैं। ऐसा ही फिर स्टेट भी करेगा। जब वो अपना राउंड 3 कंप्लीट करा लेगा तो ज्वाइंट कैंडिडेट की एक लिस्ट एमसीसी को भेज देगा और जब एमसीसी स्टे राउंड कंडक्ट कराएगा तो उन सभी कैंडिडेट्स को बाहर कर देगा जो स्टेट के राउंड 3 में एडमिशन ले चुके हैं। तो बहुत बैलेंस बना के बेसिकली राउंड 3 तक जाते जाते आपको यह तय कर लेना होता है कि आपको ऑल इंडिया कोटे की सीट रखनी है या फिर स्टेट कोटे की सीट रखनी है। यही नियम प्राइवेट पे भी लागू होता है और डीम्ड कॉलेज पर भी लागू होता है। एमबीबीएस करने में पैसे कितने खर्च होते हैं? अगर आपका स्कोर अच्छा है और आपको सरकारी सीट मिल जाती है तो ऐसे में आपके पूरे एमबीबीएस कोर्स का जो टोटल बजट है वो महज 3-4 लाख से लेके मैक्सिमम 7-8 लाख रुपए तक हो सकता है। लेकिन अगर सरकारी कॉलेज से चूक गए हैं और अगर आपके स्टेट में सेमी गवर्नमेंट की सीट्स नहीं है, यानी कि प्राइवेट के लिए आप अपने स्टेट में जाएं या फिर अदर स्टेट में जाएं, तब ऐसे में आपका जो मिनिमम बजट है वो 40 लाख से शुरू होगा। इसके अलावा अगर आपका नीट का स्कोर बहुत कम है और आपको बहुत बढ़िया कॉलेज में पढ़ना है, तब ये बजट 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ भी हो सकता है। कितने स्कोर पे कितना बजट होगा, डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इस पे भी एक वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, वहां से जाके आप और डिटेल्ड जानकारी ले सकते हैं। चलिए, अब कुछ टिप्स आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी रखनी है, क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके आधार पर आप अपने नीट के स्कोर पर अपने ड्रीम कॉलेज तक, अपने सबसे बेस्ट मैच कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। तो क्या करेंगे, स्टेट काउंसलिंग का ब्रोशर जाके पढ़ लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे आप वहां पे एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। सरकारी कॉलेजेस की अगर बात करें तो सरकारी बॉन्ड्स भी होते हैं, सर्विस बॉन्ड होता है बेसिकली, कि अगर आपने उस स्टेट में जाकर पढ़ाई की है तो उसके बाद कुछ निश्चित समय तक आपको जाके रूरल एरियाज में या फिर अर्बन एरियाज में सरकार के अधीन सेवाएं देनी पड़ती हैं। सैलरी जरूर इसके लिए मिलती है, लेकिन समय से पहले आप इस बॉन्ड से बाहर नहीं आ सकते। अगर बाहर आते हैं तो उसके लिए पेनाल्टी
लगती है, किस राज्य में कितना बॉन्ड है, इसके लिए भी एक वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, तो बाकी की जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। और क्या करना है, आपको हमेशा खुद पे भरोसा रखना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से कई सारी ऐसी भी इंफॉर्मेशंस हैं जो रिलायबल नहीं है। कई सारे बड़े बड़े न्यूज़पेपर, मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जो काउंसलिंग से रिलेटेड, एमबीबीएस की फीस से रिलेटेड गलत जानकारियां लोगों तक पहुंचा देते हैं। यूट्यूब पे भी कई सारे चैनल्स ऐसे हैं जो आपको ये बता देंगे कि 300 से 400 स्कोर पे भी आप 50 लाख में एमबीबीएस कर सकते हैं, जो कि कंप्लीट फॉल्स है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी इस तरीके की जानकारी दे रहा है तो आपको क्या वेरीफाई करना है कि वो जिस स्टेट के बारे में बता रहा है यह फीस डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए है या फिर ओपन स्टेट यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए भी है या नहीं है। इसके अलावा क्या वेरीफाई करना है, क्या वहाँ पे हिडन फीसेस हैं। कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे बैंक गारंटी होती है, कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे हिडन फीस होती है। ऑफिशियली देखने में उनकी फीस बहुत कम लगती है, लेकिन जब एक बार कैंडिडेट वहाँ एडमिशन ले लेता है तो तरह तरह से उनसे पैसे की उगाही कर ली जाती है। तो आपको खासकर प्राइवेट कॉलेज लेना है तो इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग कर लेनी है, क्योंकि बात 1 साल की नहीं है, 5.5 साल की है। पैसा भी लगना है, कैंडिडेट का समय भी लगना है, और कुल मिला के जो कैंडिडेट्स हैं उनका करियर इस पे टिका होता है। एक और सवाल यहाँ पे आता है कि एक काउंसलर आपकी कितनी मदद कर सकता है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, काउंसलर आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुंचने में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन यूटिलाइजेशन करेगा वो आपके नीट के स्कोर को ही। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ अगर 610 गई है तो कोई काउंसलर उसको 609 नंबर पे भी पैसे लेकर आपको अलॉट करके दे दे। लेकिन ऐसा जरूर होगा कि अगर आपका स्कोर 650 है और 650 स्कोर पे आपको 100-150 कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो उसमें से सबसे सुटेबल कॉलेज आपके लिए कौन सा है, कहाँ सबसे अच्छी एकेडमिक मिलेगी, कहाँ आगे चल के आपको पीजी का बेनिफिट मिलेगा, कॉलेज को सीक्वेंस किस सही तरीके से करेंगे, यहाँ पे जो काउंसलर है वो आपकी मदद कर सकते हैं। खासकर प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो आपके स्कोर पे सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है, कहाँ हिडन फीस नहीं है, कहाँ चल के आपको आगे पीजी का बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे काउंसलर आपकी मदद कर सकता है। साथ ही वो एक अच्छी प्लानिंग कर सकता है कि आप 4-5 स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से बैलेंस करेंगे, क्योंकि जब स्टेट काउंसलिंग चलेगी तो सबका जो टाइम होगा वो पैरेलल होगा। ऐसे में अगर एक से ज़्यादा अलॉटमेंट आ गए तो एक बार में 1 से 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो नुकसान है वो आपको झेलना पड़ सकता है। कोई भी काउंसलर आपको लो नीट स्कोर पे लो बजट का एमबीबीएस कॉलेज नहीं दिला सकता, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। हाँ, आपके बजट में जो कॉलेजेस आ रहे हैं उसमें से सबसे बेस्ट कॉलेज तक आपको पहुंचा सकता है। तो अगर आप भी काउंसलिंग की अच्छी जानकारी रखते हैं, आपके पास रिसर्च वर्क है, तो बिल्कुल आराम से आप काउंसलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिनसे प्रॉपर गाइडेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। फिर भी काउंसलर की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, ऐसे काउंसलर को चुनें जिसके आपके पास रेफरेंसेस हों, जिनका रिव्यू अच्छा हो और जिनका एक्सपीरियंस वो अच्छा हो। क्योंकि अभी मैंने बहुत तरीके के एडवर्टीजमेंट देखे हैं जिसमें कई सारे यूट्यूब चैनल पे लोग अपने आप को बार बार ऑथेंटिक बताते हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंस से गलत जानकारी भी दे देते हैं। क्या होगा इससे कि आपको लगेगा कि ठीक है, ये बहुत सारी बातें डिटेल्स में बता रहे हैं, इनकी फीस भी बहुत कम है, लेकिन अलॉटमेंट के बाद जब आप एडमिशन ले लेंगे तब आपको पता चलेगा कि इससे भी बेहतर कॉलेज या इससे कम फीस का भी कॉलेज आपको मिल सकता था। तो काउंसलर चुनना भी अभी के समय में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। होम एजुकेयर सर्विसेज भी काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हम पे ट्रस्ट हो तो आप इसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कांटेक्ट डिटेल्स मौजूद हैं और इस बार अपनी फीस को हमने कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी बना दिया है। और इन सब के इतर जो फ्री इंफॉर्मेशन है, जो डिटेल्ड एनालिसिस है, वो हमारे चैनल पे आपको मिलती ही रहेगी। ऑल इंडिया कोटे की कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। तो सरकारी कॉलेजेस के लिए जिनको काउंसलिंग करनी है उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने काउंसलिंग के बारे में बात की है। चलते चलते आपको फिर से बता दूँ कि नीट के स्कोर पर ही सारे एडमिशन्स होने हैं, तो काउंसलिंग ही एकमात्र रास्ता है इंडिया में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष में एडमिशन लेने का। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।